दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 15 लेने जा रहे हैं और जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसमें मेमरी ग्लैंड के अफेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेमरी ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या अफेक्शंस होते हैं, किस प्रकार के सर्जिकल केस बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वेटनरी सर्जरी क्लास के वीडियोस को शेयर करें। देखो आज का टॉपिक है सर्जिकल अफेक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं इसके अंदर, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मेमरी ग्लैंड, इसका जो विकास होता है ये विकसित किससे होती है? त्वचा से। यानी कि इसका विकास जो है वो त्वचा से होता है, स्किन से होता है। तो ये नर के अंदर रूडिमेटरी होती है और फीमेल के अंदर ये बड़ी और फंक्शनल होती है। यानी कि नर के अंदर रूडिमेंटरी होगी, यानी कि ये विकसित नहीं होती। और यदि हम फीमेल एनिमल की बात करें, फीमेल यानी कि मादा की यदि बात करते हैं, तो उसमें यह ग्रंथियां जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो साइज के अंदर बड़ी होती है और फंक्शनल होती है, अर्थात विकसित होती है। तो मेमरी ग्लैंड का जो विकास किससे होता है? स्किन से होता है। नर के अंदर रूडिमेंटरी होगी ये, और फीमेल यानी कि मादा के अंदर ये बड़ी और फंक्शनल होती है। अब हम देखते हैं कि गाय और भैंसों के अंदर जो अडर होता है, गाय और भैंस के अंदर जो अडर है इसके अंदर वो दो ग्रंथिल जो इसका उत्तक होगा, गाय और भैंसों के अंदर अडर का जो ग्रंथिल उत्तक होता है वो सेप्टम के द्वारा दो भागों के अंदर बंटा हुआ होता है। यानी कि जो आगे वाले जो दो टीथ हैं उसको हम बोलते हैं क्रेनियल क्वार्टर, और इसी प्रकार से जो पीछे वाले दो टीथ होंगे उसको बोलते हैं हम कॉर्डल क्वार्टर। यानी कि गाय और भैंस या रूमिनेंट पशुओं का जो अडर की बात करते हैं, क्योंकि गाय और भैंस के अंदर देखा जाए तो चार थन होते हैं, तो इसके बीच में जो ग्रंथिल उत्तक एक सेप्टम के द्वारा विभाजित होता है। आगे वाले जो दो टीथ होंगे वो क्रेनियल क्वार्टर के अंदर आएंगे और पीछे वाले जो टीथ होते हैं वो कॉर्डल क्वार्टर कहलाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ब्लड और नर्व की जो सप्लाई होती है इन चारों टीथ्स के अंदर क्या होती है? कॉमन होती है। तो इसमें यदि हम ब्लड सप्लाई की बात करें, यानी कि ब्लड यानी कि खून की जो सप्लाई होती है वो इसमें किससे होती है? एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी, एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी होती है, और एक पेरिनियल आर्टरी। यानी कि ब्लड की सप्लाई इसमें किससे होती है? एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी और पेरिनियल आर्टरी से। इसी प्रकार से यदि हम समझें तो नर्व की जो सप्लाई होती है इसके अंदर किससे होती है? वो होगी इसके अंदर इंग्वाइनल नर्व से। यानी कि नर्व की सप्लाई इंग्वाइनल नर्व से होती है। और यदि ब्लड की सप्लाई हम इसमें देखें तो एक्सटर्नल प्यूडिक आर्टरी और पेरिनियल आर्टरी से होती है। देखो टीथ का जो डक्ट सिस्टम होता है, तो टीथ का जो डक्ट सिस्टम है वो दो भागों के अंदर बटा होता है। यानी कि इसके दो भाग होते हैं कि या मान लो ये कोई टीथ है, अब देखो टीथ का जो डक्ट सिस्टम है दो भागों के अंदर बटा हुआ है। तो ये वाला जो भाग होता है इस भाग को हम बोलते हैं टीथ साइनस, और जो नीचे का जो नैरो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक कैनाल। तो हमने देखा टीथ का जो डक्ट सिस्टम है दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया इसको। एक तो टीथ साइनस जो
ऊपर वाला जो पार्ट है टीट का, ये वाला पार्ट टीट साइनस कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो नीचे होता है इसको हम स्ट्रिक कैनाल कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये टीट कैनाल का खुलना और बंद होना, यहां से जो सिस्टम होता है वो होती है यहां पे क्लोजिंग मैकेनिज्म। टीट कैनाल का या स्ट्रिक कैनाल का खुलना और बंद होना किसके द्वारा होता है? क्लोजिंग मैकेनिज्म के द्वारा होता है, और यहां पे पाई जाती है मसल स्फिंक्टर। मसल स्फिंक्टर के कारण क्लोजिंग मैकेनिज्म होती है, जिसके कारण टीट कैनाल या स्ट्रिक कैनाल का खुलना और बंद होना पाया जाता है। एक जो स्ट्रिक कैनाल है यहां पे पाए जाते हैं इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर पाए जाएंगे इसके अंदर, और जिसकी वजह से ये जो स्ट्रिक कैनाल है उसका जो ओरिफिस है, छेद है, वो बंद हो जाता है। यानी कि जब हम किसी भी पशु का दूध दुहते हैं, दूध निकालते हैं, तो दूध निकालने के बाद इस स्ट्रिक कैनाल पर क्या होते हैं, यहाँ पे इलास्टिक फाइबर होते हैं, और ये इलास्टिक फाइबर टीट ओरिफिस या टीट का जो नीचे छेद है उसको क्या कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। और बंद कर देंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरिया जो वायरस है वो इसमें प्रवेश या इंटर नहीं करता। तो यदि ये खुला रहेगा तो बैक्टीरिया या वायरस या सूक्ष्म जीव हैं वो यहां से इसके अंदर प्रवेश करेंगे और उस एनिमल के थनैला रोग अर्थात मैस्टाइटिस रोग हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे स्ट्रिक कैनाल पर क्या पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं जो इस ओरिफिस या छेद को बंद करके रखते हैं, और इसका खुलना और जो बंद होना है वो क्लोजिंग मैकेनिज्म जो मसल स्फिंक्टर के कारण होता है। तो टीट या थन के बारे में बात करते हैं कि गाय और भैंस के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के अंदर यदि टीट या थन की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 4। गाय भैंस के अंदर थनों की संख्या या टीट की संख्या कितनी होंगी? इसमें 4 होती है। इसी प्रकार से यदि हम ऊंटनी की बात करें तो ऊंटनी के अंदर भी टीट या थन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और यदि हम घोड़े की बात करते हैं इक्वाइन फैमिली के अंदर, तो टीट या थन की संख्या कितनी होती है? इसके अंदर 2 होती है। और इसी प्रकार से भेड़ व बकरी, भेड़ और बकरी के अंदर भी थनों की संख्या कितनी होती है या टीट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी कि गाय भैंस और ऊंटनी में 4 थन होते हैं, भेड़ बकरी और घोड़ी के अंदर कितने थन या टीट होते हैं? 2 होते हैं। अब देखो अडर टीट से संबंधित जो अफेक्शंस होते हैं मुख्य मुख्य वो कौन से हैं जो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक अफेक्शन आता है सुप्रा न्यूमेरी टीट, एक आता है इसमें फ्यूज्ड टीट, एक आता है इसमें टीट लैसरेशन, एक आता है इसमें टीट फिस्टुला, एक आता है इसमें पैपिलोमा या वाट। ठीक है, तो टीट या अडर से संबंधित जो अफेक्शंस हैं, सुप्रान्यूमेरी टीट, फ्यूज टीट, टीट लैसरेशन, टीट फिस्टुला और पैपिलोमा या वाट। अब देखो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है सुप्रान्यूमेरी टीट। अब हम जानते हैं कि नॉर्मली देखा जाए कि गाय और भैंस के अंदर यदि थन या टीट की संख्या हमने देखी थी 4, तो अब क्या होता है कि गाय और भैंस के अंदर देखा जाए कि 4 टीट या थन होते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, इन थनों के अलावा भी छोटे छोटे टीट इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि मेन जो थन है या टीट है उनके अलावा भी यदि एक्स्ट्रा टीट पाए जाएंगे तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सुप्रान्यूमेरी टीट। अब देखो ये वाले जो टीट छोटे हैं, एक्स्ट्रा जो पाए जा रहे हैं इसके अंदर, ये फंक्शनल नहीं होते, इसमें किसी प्रकार का दूध का सिक्रीशन या दूध इसमें नहीं आता। तो ये मैन जो थनों के अलावा या टीट के अलावा यदि एक्स्ट्रा थन है इसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं सुप्रान्यूमेरी टीट।
देखो ये सुप्रान्यूमेरी जो टीट है ये फंक्शनल नहीं है, कोई प्रकार का दूध नहीं आ रहा इसके अंदर, तो इसको हम सर्जरी के द्वारा हटा देते हैं। यानी कि इसका ट्रीटमेंट यदि करना है तो यानी कि कई बार क्या होता है कि यदि हम मार्केट के अंदर गाय और भैंस को सेल करते हैं तो एक्स्ट्रा टीट आते हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो गिर जाती है एक्स्ट्रा टीट की वजह से। कोई ओनर इसमें हटवाना भी चाहता है तो सर्जिकली तरीके से इसको हम हटा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्यूज टीट, और यह कंडीशन किसके अंदर मिलती है सबसे ज्यादा? भैंसों के अंदर, यानी कि भैंसों के अंदर ये ज्यादा मिलेगी। अब फ्यूज टीट के अंदर क्या होता है कि जो दो टीट होते हैं वो आपस के अंदर इस प्रकार से स्किन की सहायता से पूरे आधार भाग में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन अंदर की जो इसमें टीट साइनस वाली जो कैनाल है उससे आपस में ये संपर्क में नहीं होते। सिर्फ ये केवल व केवल स्किन के साथ आपस में पूरी लंबाई तक क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। भैंसों के अंदर ये कंडीशन ज्यादा मिलती है, और इसको भी हम सर्जरी के द्वारा फ्यूज टीट को, दोनों टीट को हम अलग अलग कर लेते हैं। यानी कि बीच में इंसिजन देके फिर हम जो स्किन है दोनों को अलग अलग स्किन पर सूचरिंग करके फ्यूज टीट की कंडीशन को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट केस आता है टीट लेसरेशन। देखो इसको समझते हैं। टीट लेसरेशन क्या होता है? टीट लेसरेशन की जो कंडीशन है वो सबसे ज्यादा मिलती है बकरी के अंदर, और इसका एक कारण यह है कि बकरी के जो थन या टीट होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं, और लंबे ज्यादा होंगे तो कई बार क्या होते हैं कि जो भी कंटीले तार होते हैं, कंटीले तारों के अंदर बकरी फंस जाती है, तो जो टीट वाला सिस्टम है इसका लंबा होगा, तो तारों में फंसने की वजह से जो टीट की ऊपर वाली जो स्किन है, क्योंकि टीट के अंदर हम यदि जाने कि टीट के अंदर बाहर की जो लेयर होती है वो त्वचा होती है, अंदर वाली जो लेयरें होंगी मसल्स की होंगी, और उसके बाद आ जाती है म्यूकोजा। यानी कि टीट लेसरेशन के केस में त्वचा भी फट सकती है या अंदर की मसल लेयर भी रप्चर हो सकती है, लेकिन म्यूकोजा वाली जो लेयर है वो रप्चर इसमें नहीं होती। तो टीट लेसरेशन के केस में दूध का लीकेज हमारे को नहीं मिलता, तो ये केस कहलाता है टीट लेसरेशन का। और इसी प्रकार से हम समझते हैं टीट फिस्टुला का केस। अब टीट फिस्टुला और टीट लेसरेशन देखा जाए तो एक ही कंडीशन है। टीट फिस्टुला के अंदर क्या होता है कि यहां से त्वचा की लेयर भी फट गई, उसके बाद मांसपेशियों की परतें होती है वो भी फट जाती है, और अंदर की जो म्यूकोजा लेयर है वो भी फट जाएगी, और वहां से दूध है वो बाहर की ओर निकलने लगेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है टीट फिस्टुला। अब टीट लेसरेशन और टीट फिस्टुला दोनों ही केस बकरी के अंदर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनके जो थन या टीट क्या होते हैं? अत्यधिक लंबे होते हैं। तो इसमें हम टीट लेसरेशन और टीट फिस्टुला को यदि पहचानना है तो टीट लेसरेशन में सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब तक टीट के ऊपर चोट लग गई है, स्किन फट गई है, यानी कि जब तक उस टीट के अंदर दूध का लीकेज नहीं है तो वो केस कहलाएगा टीट लेसरेशन का। और यदि टीट पर चोट की वजह से वहां पे दूध का लीकेज होने लग गया, दूध बाहर निकलने लग गया, तो वो कंडीशन कहलाएगी टीट फिस्टुला। देखो नेक्स्ट केस है इसके अंदर पेपिलोमा या वाट। अब हम देखें इसके अंदर कई बार क्या होता है कि गाय भैंसों का जो अडर है, तो या तो अडर पे भी हमारे को छोटे छोटे मस्से मिलते हैं, या उसके टीट के ऊपर भी क्या होते हैं? मस्से या वाट हमारे को इसमें मिलते हैं। तो ये केस कहलाता है पेपिलोमा या वाट। अब पेपिलोमा या वाट की जो कंडीशंस है तो इसको हम सर्जरी के हिसाब से देखें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पेपिलोमा या वाट बना हुआ है, तो उसके आधार भाग से यहाँ पे हम सूचर मटेरियल की सहायता से इसको हम लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट करने से क्या होता है कि यहाँ का अंदर जो इस मस्से या वाट को जो ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड सप्लाई हो रही है वो बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस हो जाएगा, और नेक्रोसिस होने से वो वाट या मस्सा जो होता है वो अपने आप ही नीचे गिर जाता है। तो ये है सर्जिकल व्यू से हमने इसको देखा। वैसे आजकल इसमें क्या होता है, होम्योपैथी के अंदर एक दवा आती है जिसका नाम है थूजा। इस थूजा के अंदर देखा जाए तो इसके थूजा में ऑइंटमेंट भी आते हैं। इस ऑइंटमेंट का लेप भी हम मस्सों के ऊपर कर सकते हैं, या इसकी लिक्विड के अंदर भी दवा आती है, वो भी हम सुबह शाम यदि इस दवा को कंटिन्यूअस तरीके से
15 से 20 दिन या महीने भर के लिए देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और एक इसमें सबसे कारगर जो थेरेपी आती है जिसको हम बोलते हैं ऑटो हीमोथेरेपी। ऑटो हीमोथेरेपी, तो ऑटो हीमोथेरेपी का यूज करके भी पशु के अंदर कहीं भी वाट या मसों की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसी एनिमल का हम 10 to 20 ml यानी कि बड़े पशु की बात करें तो ये ब्लड हम उसके जुगुलर वेन से ले लेते हैं, और जो जिस एनिमल के अंदर पैपिलोमा या वाट की कंडीशन है तो 20 ml जैसे हमने डोज ली है तो उसका जो 10 ml डोज है वो हम इसमें इंट्रामस्कुलर और 10 ml डोज ही हम इसके अंदर सबकट रूट से इसके अंदर दे देते हैं। और इस कंडीशन को हम हर वीकली या हर 3 दिन के बाद रिपीट करते हैं। 2-3 बार ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद ये मस्सों की जो प्रॉब्लम है, वाट की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य इसके अंदर टीट के अफेक्शंस थे। उसके अलावा भी कई अफेक्शंस हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। इसमें देखो, इसमें एक केस और मिलता है अधर का नष्ट होना। तो ये देखो, ये वाला केस कैसे बनता है कि मान लो स्टार्टिंग के अंदर पशु के मैस्टाइटिस होती है, यानी कि थनैला रोग होता है। तो थनैला रोग होने से वो पशुपालक जो है इसका इलाज नहीं करवाता। तो फिर ये मैस्टाइटिस, या कई बार हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान मैस्टाइटिस ठीक नहीं होती और वो मैस्टाइटिस जो है वो क्रोनिक मैस्टाइटिस में बदल जाती है। अब जो क्रोनिक मैस्टाइटिस जब हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि पूरा अधर जो है वहां पे फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस, तो सबसे पहले पशु के मैस्टाइटिस ही हो, सबसे पहले उस पशु के अंदर मैस्टाइटिस या थनैला रोग हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से क्रोनिक मैस्टाइटिस में कन्वर्ट होता है, और उस दौरान पूरे अडर के अंदर क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। अब जैसे ही इसके अंदर यहां पे फाइब्रोसिस हुआ तो इन टीट के अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पस का डिस्चार्ज होता रहता है और पूरा ये अडर वाला भाग है वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम ट्रीटमेंट के तौर पर देखें तो इसमें ये तो है नहीं कि दूध को दोबारा चला देंगे इसके अंदर, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा इन्फेक्शन ना हो। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि इरिटेंट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। इरिटेंट सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं। अब इरिटेंट सॉल्यूशन के रूप में हम यदि देखा जाए तो एक सॉल्यूशन आता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं AgNO3, या हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर टिंचर आयोडीन। अब टिंचर आयोडीन या सिल्वर नाइट्रेट को हल्का डाइल्यूट करके हम जो टीट है उसके थ्रू हम इसमें इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें इरिटेंट सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट और टिंचर आयोडीन है, और टीट के द्वारा यहां से इंजेक्ट करने से इस पूरे फाइब्रोसिस वाले पार्ट के अंदर पस बनना जो है वो बंद हो जाती है, और इस प्रकार से हम इसका इलाज करते हैं। अब हम देखते हैं कि टीट फिस्टुला या टीट लैसरेशन कि यदि हमारे को फील्ड में केस मिलते हैं तो इसका हम इलाज कैसे करते हैं। देखो, इलाज कैसे करेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर एनेस्थीसिया का। देखो, एनेस्थीसिया इसमें हम क्या देते हैं, तो सीडेशन के तौर पर इसमें हम इंजेक्शन जाइलाजीन का यूज करते हैं। यदि वो एनिमल फ्यूरियस है, आसानी से वो ऑपरेशन को नहीं करवा सकता, तो सीडेशन के तौर पर हम सबसे पहले जाइलाजीन इंजेक्शन देते हैं। और यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि टीट फिस्टुला या टीट लैसरेशन का जो केस है तो इसमें किया जाता है रिंग ब्लॉक। क्या करते हैं, इसमें रिंग ब्लॉक करते हैं
और उसमें जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के रूप में लिग्नोकेन को, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का यूज करते हैं। और जैसे मान लो ये टीट है, तो इस टीट की पूरी पेरिफेरी के अंदर, जैसे मान लो यहां से टीट फिस्टुला का केस मिला हुआ है, तो उससे थोड़ा ऊपर हम पूरी पेरिफेरी के अंदर लोकल एनेस्थीसिया लेके इस तरीके से हम रिंग ब्लॉक करते हैं। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात होगी एनेस्थीसिया को, एनेस्थीसिया की बात होगी ये। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इस ऑपरेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस पशु को हम लेते हैं लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर, लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर उस पशु को ले लेते हैं, लेटा लेते हैं, और जिस टीट का ऑपरेशन हमारे को करना है उसे ऊपर वाली साइड में रखते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम मान लो ये कोई बकरी का थन है और यहाँ पे इसमें टीट फिस्टुला या टीट लैसरेशन का केस मान के चलते हैं, तो सबसे पहले उस एनिमल को हमने लेटरल रिकम्बेंसी के अंदर ले लिया, सीडेट कर लिया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारे को रहता है इसमें साइट को तैयार करना, यानी कि जो भी बाल वगैरह है उसको अच्छे तरीके से शेविंग वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिंग ब्लॉक कर देते हैं। और रिंग ब्लॉक करने से पहले भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, टॉर्निकेट जो होता है, एक बैंडेज की सहायता से टॉर्निकेट बांध देते हैं। और इसका मकसद यही होता है कि जैसे ऊपर से दूध आ रहा है तो उस साइट पे ना आए। तो एक हमने टॉर्निकेट बांध दिया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे रिंग ब्लॉक कर दिया और हमने साइट तैयार कर ली। अब देखो हम जानते हैं कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो त्वचा की होती है। त्वचा के बाद अंदर की जो लेयरें होती है उसमें मसल्स आती है, मांसपेशियां आती है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम म्यूकोजा। तो टीट फिस्टुला के केस में तो हमारे को पता है म्यूकोजा तक यदि वो फटेगा तो ही तो दूध बाहर आएगा, ये केस टीट फिस्टुला का बनेगा। लेकिन टीट लैसरेशन के अंदर या तो त्वचा फट सकती है या मसल्स एरिया तक फटेगा, यानी कि दूध लीकेज नहीं होगा। तो चाहे कोई भी केस है उसका इलाज हम इसी तरीके से करते हैं। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि अंदर की जो म्यूकोजा लेयर है और मांसपेशियों वाली जो लेयर है वहां पे हम क्या करते हैं, सूचनिंग करते हैं। सूचनिंग का मतलब होता है टांके लगाते हैं, और टांके किससे लगाएंगे, कैटगट अर्थात ऑब्जर्वेबल सूचर मटेरियल से लगाते हैं। और इसमें जो धागा है वो लगभग हम 3 जीरो का या 2 जीरो का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूस मेथड से सूचनिंग करते हैं। तो हमने देखा इसमें म्यूकोजा और मसल्स लेयर की सूचनिंग हम किससे करें, ऑब्जर्वेबल सूचर मटेरियल से, यानी कि कैटगट से, नंबर 3 जीरो, और पैटर्न रहेगा इसमें कंटिन्यूस पैटर्न। उसके बाद आती है इसमें स्किन की लेयर, और स्किन की लेयर पर हम जो सूचनिंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो सूचर पैटर्न रहता है वो रहता है इसके अंदर वर्टिकल मैट्रस। वर्टिकल मैट्रस पैटर्न से यहां पे सूचनिंग होती है। वर्टिकल मैट्रस पैटर्न से सूचनिंग करेंगे और जो धागा लेंगे वो हम नॉन ऑब्जर्वेबल धागा, शिल्क धागे का इसमें यूज करते हैं। और जो बाहर की सूचनिंग है उसके स्टिचेस है वो हम 10 से 12 दिनों के बाद हटा देते हैं। तो 10 से 12 दिन बाद ये स्टिचेस हम हटा देंगे। उससे पहले हम इसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर के तौर पर देखें तो डेली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसकी ड्रेसिंग करते हैं और पेपर टेप और बैंडेज लगा के इसको कवर रखते हैं ताकि कोई भी धूल मिट्टी या पानी वगैरह इस पे ना लगे और इसकी हीलिंग है जो फास्ट हो जाए। तो इस तरीके से टीट फिस्टुला और टीट लैसरेशन का जो केस है वो सॉल्व किया जाता है। और यदि इसका आप डिटेल वीडियो भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर इसका प्रॉपर वीडियो जो है टीट फिस्टुला का आपको मिल जाएगा। अब देखो इस टॉपिक पे देखते हैं हम टीट कैनाल। हमारे को फील्ड कंडीशन के अंदर हम देखें तो ये टीट कैनाल या टीट साइनस जो होता है इसमें रुकावट आ जाती है, रुकावट आ जाती है या ये बंद हो जाता है। तो वो पशुपालक हमारे को आकर कहता है कि इसमें दूध की जो धार है वो बहुत ही बारीक आ रही है, या दूध कई बार आता है, कई बार आता ही नहीं है, या बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो ये केस हमारे को इसमें मिलते हैं। तो अब ये देखो कौन कौन से केस हैं इसके अंदर बनते हैं पूरे टीट कैनाल के अंदर। तो एक आता है इसके अंदर, आपने देखा होगा एक मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है।
यानी कि एक पर्दा बन जाती है, झिल्ली बन जाती है, यानी कि ऊपर वाला जो अडर वाला जो पार्ट है वहां पे तो इसमें दूध है लेकिन वो टीथ के अंदर नहीं आ रहा, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन। इसी प्रकार से एक केस मिलता है हमारे को कि ये दूध इसमें जैसे आ भी रहा है, ये मेम्ब्रेनस नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि दूध में मिनरल्स होते हैं और दूध में मिनरल्स की वजह से दूध के ही क्या बन जाते हैं, स्टोन बन जाते हैं, यानी कि दूध की पथरी बन जाती है, मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और मिनरल्स जब डिपॉजिट हो गए तो इस प्रकार से दूध के क्या आते हैं, स्टोन बन जाते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं हम लैक्टोलिथ, यानी कि दूध का ही यदि स्टोन बन गया और ये कंडीशन कहलाएगी लैक्टोलिथ। और ये वाला जो लैक्टोलिथ है, कई बार यहाँ पे जो टीथ स्फिंक्टर्स मसल्स है इस कैनाल में स्ट्रिक्ट कैनाल है तो वहां पे आके ये फंस जाता है और दूध की जो धार है वो नहीं आती या बहुत ही बारीक आती है, तो ये केस मिलता है लैक्टोलिथ का। अब इस देखें तो इस लैक्टोलिथ का इलाज कैसे करते हैं। अब इसकी यदि इलाज की बात करें तो इलाज के तौर पर इसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर। टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की सहायता से इस लैक्टोलिथ की जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं, अर्थात टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की जो शेप होती है वो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आता है इसके अंदर और इसमें कटिंग ब्लेड लगे होते हैं, इसकी सहायता से यहां से हम इसको इंटर करवा के इस लैक्टोलिथ को हम निकाल देते हैं और दूध की बढ़िया धार चलने लग जाती है। तो ये केस था इसके अंदर लैक्टोलिथ का। एक केस हमने देखा यहाँ पे मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन का और एक आता है इसके अंदर केस पोलिप का। अब पोलिप का जो केस बनता है वो जो टीथ कैनाल है, टीथ कैनाल के अंदर की जो म्यूकोजा वाली जो लेयर होती है और उस पर एक गांठ नुमा मटर के दाने के समान संरचना बन जाती है, इस केस को कहते हैं हम पोलिप। ये केस क्या कहलाएगा, पोलिप का। अब पोलिप वाली जो गांठ या फाइब्रस गांठ बनती है म्यूकोजा पे चिपकी रहती है, एक जगह पे फिक्स होती है, यानी कि लैक्टोलिथ तो क्या था, मूवेबल था, कहीं भी घूम रहा था ये, और यदि वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कैनाल में फंसता है तो दूध आना बंद हो रहा था। लेकिन पोलिप वाली जो कंडीशन है ये म्यूकोजा वाली झिल्ली के साथ यहाँ पे चिपका हुआ एक मटर के दाने के समान गांठ होती है और इसको यदि हमारे को निकालना है, यानी कि इसका इलाज जो है वही हम टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की सहायता से इस पोलिप वाली गांठ को निकाल देते हैं और दूध की बढ़िया धार चलने लग जाती है। तो ये केस हो गया इसमें पोलिप का। तो पहला केस लैक्टोलिथ का है, दूसरा केस इसमें पोलिप का है और तीसरा केस है इसके अंदर मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन का। और इस केस को हम जानते हैं टीथ स्पाइडर के नाम से। और टीथ स्पाइडर या मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन का जो केस है ये केस कैसा होता है, जन्मजात होता है, यानी कि कोई भी गाय भैंस जो पहली बार ब्याह रही है तो उसमें हम देखते हैं कई बार तो क्या होते हैं, चारों के चारों टीथ ही बंद मिलते हैं, यानी कि ऊपर अडर में दूध फुल भरा हुआ है लेकिन कोई भी टीथ के अंदर दूध नहीं आ रहा। वो कारण होता है यहाँ पे मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन या टीथ स्पाइडर। तो ये कंडीशन होती है, जन्मजात ही होती है और जब ये मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो दूध की एक बूंद भी बाहर नहीं आएगी। तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एक फोर्सेप आती है, एलिगेटर फोर्सेप। एलिगेटर फोर्सेप की सहायता से हम क्या करते हैं, इस झिल्ली वाला जो पर्दा है इसको रप्चर कर देते हैं, यहां से रप्चर कर दिया और रप्चर करने से वो दूध आने लग जाएगा। और उसके बाद कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसमें यदि बचा है तो वही हम इसमें टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की सहायता से उस ऑब्स्ट्रक्शन को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये केस हम एलिगेटर फोर्सेप की सहायता से इस मेम्ब्रेनस झिल्ली को क्या कर देते हैं, रप्चर करके और टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की सहायता से इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर कर देते हैं और बढ़िया तरीके से दूध इसमें चलने लग जाता है। तो ये केस था इसमें टीथ स्पाइडर या मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन का। और एक केस इसी के अंदर मिलता है
जो नीचे वाली साइड है यहां पे होती है स्ट्रिक कैनाल। ये है इसके अंदर स्ट्रिक कैनाल, और स्ट्रिक कैनाल पर जहां पे जो केस आता है इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड स्फिंक्टर, या इस केस का नाम होता है हार्ड मिल्कर। तो ये केस हो गया इसमें 4 नंबर केस। पहला केस हमने इसमें इलेक्ट्रोलिथ का देखा, दूसरा केस हमने पॉलिप का देखा, तीसरा केस मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन या टीथ स्पाइडर का देखा, और चौथा केस मिलता है यहाँ पे स्ट्रिक कैनाल के अंदर। तो यहाँ की जो मसल स्फिंक्टर क्लोजिंग मैकेनिज्म होती है, वो स्फिंक्टर कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, या कई बार इस हिस्से के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है, तो ये हार्ड मिल्कर की कंडीशन होती है। तो वो पशुपालक हमारे को कहता है कि धार तो चल रही है दूध की, लेकिन बहुत ही बारीक आ रही है, जो धार है बिल्कुल बाल के समान बिल्कुल पतली धार आ रही है। तो अब इस केस को वैसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं इस केस के अंदर, वैसे तो इस टीथ ट्यूमर एक्सट्रैक्टर की सहायता से ही इसको हम रिमूव करते हैं, जहां की जो फाइब्रोसिस वाले पार्ट को, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं, एक छोटे साइज का बीपी ब्लेड की सहायता से यहाँ पे हम क्रिस क्रॉस इंसिजन देते हैं, तो जिससे ये स्फिंक्टर जो होता है यहाँ का चौड़ा हो जाता है और दूध की बढ़िया तरीके से धार चलने लग जाती है। तो ये केस होता है कॉन्ट्रैक्टेड स्फिंक्टर या हार्ड मिल्कर का। तो इस प्रकार से जितने भी टीथ कैनाल या टीथ साइनस के अंदर कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उनको हम इस तरीके से ठीक करते हैं। देखो, एक इसमें एक केस और मिलता है इस स्ट्रिक कैनाल पर, और उस केस का नाम आता है फ्री मिल्कर। फ्री मिल्कर, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रिक कैनाल का चौड़ा होना। तो अब फ्री मिल्कर केस कैसे होता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिक कैनाल होती है, इसका जो मसल स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, जिसकी वजह से इसमें जैसे ही पाप्सनी की क्रिया होती है तो वो दूध बूंद बूंद करके अपने आप ही क्या होता है, गिरने लग जाता है। तो ये कंडीशन होती है फ्री मिल्कर में। या कई बार हमारे को जब हार्ड मिल्कर का केस होता है, तो उस दौरान हम टीथ ओरिफिस के छेद को ज्यादा चौड़ा कर देते हैं, और वो केस भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्री मिल्कर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो दूध जो है कंटिन्यूअस बूंद बूंद करके वहां से गिरता रहता है। तो ये केस फ्री मिल्कर या स्ट्रिक कैनाल का चौड़ा होना होता है, यानी कि यहाँ की जो मसल्स है वो लूज पड़ जाती है, दूध पे इसका कंट्रोल नहीं रहता, इलास्टिक फाइबर जो होते हैं यहाँ पे वो नष्ट होने की वजह से क्लोजिंग मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं होती, और वो दूध लगातार इसमें गिरने लग जाता है। तो इस केस का यदि हम इलाज की बात करें, तो इसका इलाज कैसे करते हैं? अब इलाज के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन आता है, इरिटेंट सॉल्यूशन, 95% फिनोल सॉल्यूशन आता है। इस फिनोल सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, जैसे 1 ml हमने इसमें सिरिंज के अंदर ले लेते हैं, और इसके टीथ ओरिफिस जो छेद है उसके चारों ओर थोड़ा थोड़ा पेरिफेरी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और ये क्या काम करेगा, यहाँ पे हल्का फाइब्रोसिस करवाएगा, जिससे वजह से ये टीथ ओरिफिस वाला जो छेद है वो टाइट हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, अर्थात फ्री मिल्कर का केस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये केस इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोस्तों, हमने आज मेमोरी ग्लैंड के अफेक्शंस को पूरे डिटेल से डिस्कशन किया है। जितने भी केस मेमोरी ग्लैंड से संबंधित सर्जिकल तरीके के बनते हैं, वो हमने इसके अंदर पूरे डिटेल से उसका डिस्कशन रहा है। दोस्तों, यदि यह मेमोरी ग्लैंड के अफेक्शन का डिस्कशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।